जिंदगी का सफर एक ऐसा अनंत रास्ता है जिसे हम सब हर दिन जीते हैं। यह सफर कभी भी सीधा या सरल नहीं होता, बल्कि यह उतार चढ़ाव, मोड़ और मुसीबतों से भरा होता है। इस सफर को हम सब अपने तरीके से जीते हैं, कभी मुस्कुराते हुए तो कभी आंसुओं के साथ। जिंदगी के इस सफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर कोई मुसाफिर होता है, कोई थोड़ी देर के लिए तो कोई लंबी दूरी तक चलता है। और यह सफर तब तक चलता रहता है जब तक हमारी आखिरी सांस नहीं थमती। अगर आप किसी हाईवे पर चलती बस की कल्पना करें तो यह बस हमारी जिंदगी की तरह होती है। यह बस बिना रुके अपने रास्ते पर बढ़ती रहती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। कुछ मुसाफिर बीच रास्ते में उतर जाते हैं तो कुछ नए मुसाफिर उसमें सवार हो जाते हैं। बस की रफ्तार कभी धीमी होती है, कभी तेज, लेकिन यह अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले कभी नहीं रुकती। यही हमारी जिंदगी है, जहां रिश्ते, दोस्ती, सफलता और असफलता सब आते जाते रहते हैं, लेकिन हम तब तक चलते रहते हैं जब तक हमारी यात्रा खत्म नहीं होती। जिंदगी का यह सफर हर किसी के लिए अलग होता है। कोई इस सफर को बेहद आसानी से तय करता है, जबकि कुछ लोगों के लिए यह सफर काफी कठिन होता है। लेकिन एक बात निश्चित है, और वह यह कि सफर का हर मोड़ हमें कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें और मजबूत बनाता है, हमें जीवन के नए अर्थ समझाता है। जिंदगी की यही अनिश्चितताएं इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। कभी कभी हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब आगे का रास्ता खत्म हो गया है। मुसीबतें, चुनौतियां और असफलताएं हमें घेर लेती हैं और हम हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन इसी सफर की खूबसूरती यही है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, यह हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक बस की तरह जो कभी किसी एक जगह पर रुकती नहीं जब तक कि उसका सफर पूरा ना हो जाए। हमारी जिंदगी भी हमें रुकने नहीं देती। इस सफर में कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ हमारे अपने होते हैं, जैसे परिवार और दोस्त, जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये लोग हमारे सफर को आसान बनाते हैं, हमारी खुशी को बढ़ाते हैं और दुख के समय हमें सहारा देते हैं। लेकिन जिंदगी का सफर ऐसा भी होता है जहां कुछ लोग सिर्फ थोड़े समय के लिए हमारे साथ होते हैं और फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चले जाते हैं। ये लोग भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं, क्योंकि वे हमें नए दृष्टिकोण देते हैं, हमें नए अनुभवों से रूबरू कराते हैं। हमारी जिंदगी का सफर सिर्फ हमारे लिए ही नहीं होता, बल्कि उन लोगों के लिए भी होता है जो हमारे साथ सफर करते हैं। कभी कभी हम दूसरों की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, उनके सफर को आसान बनाते हैं, और कभी कभी वे लोग हमारी जिंदगी को एक नया मोड़ देते हैं। यह आपसी सहयोग ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। जिंदगी का सफर सिर्फ रिश्तों से ही नहीं, बल्कि हमारे सपनों और संघर्षों से भी बनता है। हम सबके पास कुछ न कुछ सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन यह सफर हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हम गिरते हैं, थकते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम हर बार उठकर फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष एक अनिवार्य हिस्सा है। यह संघर्ष हमें हमारी काबिलियत का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि बिना मेहनत और दृढ़ता के हम किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सफर चाहे जितना भी कठिन हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकते हैं। हर सफर का अंत होता है और जिंदगी का सफर भी एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन इस सफर का अंत उतना मायने नहीं रखता जितना इस सफर को जीने का तरीका। हम कैसे इस सफर को तय करते हैं, कैसे मुश्किलों का सामना करते हैं, कैसे खुशियों को संजोते हैं, यही हमारे जीवन की सच्ची परिभाषा बनता है। जिंदगी का सफर कभी कभी हमें अंधेरे रास्तों पर ले जाता है, लेकिन यह हमें हमेशा याद दिलाता है कि कहीं ना कहीं एक रोशनी हमारा इंतजार कर रही होती है। इस सफर की कहानी में हम सब मुख्य किरदार हैं। हमारे अनुभव, हमारी चुनौतियां, हमारे रिश्ते, हमारे सपने, ये सब मिलकर हमारे सफर को अनोखा बनाते हैं। और यही इस सफर की खूबसूरती है। दोस्तों, जिंदगी का यह सफर कभी खत्म होने वाला नहीं लगता जब तक कि हमारी आखिरी सांस न थम जाए। हम सब इस सफर में मुसाफिर हैं,
जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाते रहते हैं। कोई मुसाफिर उतर जाता है तो कोई नया मुसाफिर सवार हो जाता है। यह बस तभी रुकती है जब उसका अंतिम गंतव्य आता है, और ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी तब तक चलती रहती है जब तक हम अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपके कमेंट्स और प्रतिक्रिया हमें प्रेरित करेंगे ताकि हम और भी बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचा सकें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह मेरी गलती नहीं है, मनोहर ने एक्सक्लेम्ड करते हुए कहा। उसकी आंखें दोनों गंभीर चेहरे वाले अधिकारियों के बीच दौड़ रही थीं जो उसके सामने खड़े थे। तो फिर यह किसकी गलती है श्री मनोहर? उनमें से एक ने उत्तर दिया। उसका पेन नोटपैड पर रखे हुए था। मुझे नहीं पता, मैं शपथ खाता हूं। मनोहर की आवाज कांप रही थी, उसकी हथेलियां पसीने से भरी हुई थीं। यह बस हो गया। अधिकारियों ने एक दूसरे को समझदारी से देखा। यह भीमताल के धूल भरे शहर में एक सामान्य सोमवार की रात थी और उन्होंने इससे पहले सब कुछ सुन रखा था, लेकिन मनोहर की घबराई हुई आवाज में कुछ ऐसा था जो उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। मनोहर ने गहरी सांस ली, अपने विचारों को संकलित करने की कोशिश करते हुए। सड़क के पार स्वीट ड्रीम्स होटल की नियन लाइट्स उसकी चेहरे पर एक चमकीला प्रकाश डाल रही थीं, हर रेखा में उत्कीर्ण डर को उजागर कर रही थी। मैं बस अपने काम में लगा था, ठीक है? मैंने घर जाने से पहले चाय के एक कप के लिए बस स्टैंड पर रुक गया। बस स्टैंड एक गंदा सा ठिकाना था जिसमें एक चाय की दुकान और कुछ बेंचें थीं। भीमताल की रात की जिंदगी का केंद्र था, या बल्कि इसकी जीवन रेखा। रात में 10 बजे की दिल्ली के लिए एक्सप्रेस बस ही एकमात्र चीज थी जो शहर को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। फिर क्या हुआ? दूसरे अधिकारी ने पूछा। उसकी धैर्य की सीमा घटने लगी। मैंने एक आवाज सुनी, जैसे कुछ भारी जमीन पर गिरा हो। मैंने मुड़कर देखा और वहीं था, मनोहर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सूटकेस बस वहां पड़ा हुआ था, अकेले ही। अधिकारियों ने उस सामान की ओर देखा। यह एक पुराना खस्ता हाल सूटकेस था जो बेहतर दिनों को देख चुका था। चमड़ा उधड़ रहा था और ताले पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे खोलने की कोशिश की गई हो। उसमें क्या था? पहले अधिकारी ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। मनोहर ने कठिनाई से निगलते हुए कहा, पैसे, बहुत सारे पैसे और कुछ कागज, महत्वपूर्ण दिखने वाले कागज। अधिकारियों ने फिर से एक दूसरे को देखा। यह निश्चित रूप से एक सामान्य सोमवार की रात नहीं थी। दिल्ली की बस पहले ही आधे घंटे लेट हो चुकी थी और इंतजार कर रहे छोटे समूह में बेचैनी बढ़ने लगी। हवा में उत्साह और डीजल की गंध घुली हुई थी। मनोहर ने सूटकेस को अपने सीने से मजबूती से पकड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पैसे तो पा लिए थे, लेकिन वह इसके साथ क्या करने जा रहा था? चाय की दुकान का मालिक, एक बिना दांत वाला बूढ़ा आदमी, कोने से उसे देख रहा था। सब ठीक है बेटा? उसने पूछा। हाँ, मनोहर ने झूठ बोलते हुए कहा, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। बस यात्रा के बारे में थोड़ा नर्वस हूं। बूढ़े आदमी ने समझदारी से सिर हिलाया। दिल्ली, यह एक बड़ा स्थान है, खो जाना आसान है। आसन्न बस की हेडलाइट्स रात में चमक उठी और इसके इंजन की गड़गड़ाहट तेज हो गई। समूह आगे बढ़ा, अपनी सीटें पाने के लिए उत्सुक। मनोहर एक कदम पीछे हट गया। उसकी नई पाई गई दौलत अचानक भारी बोझ की तरह महसूस होने लगी। जैसे ही बस खड़खड़ाते हुए रुकी, दरवाजा खुला और कंडक्टर ने जोर से कहा, भीमताल से दिल्ली चढ़ने के लिए अंतिम कॉल। मनोहर ने चारों ओर घबराए हुए नजर दौड़ाई। उसे यहां से निकलना था। उसे उन कागजों के बारे में पता करना था इससे पहले कि कोई सूटकेस की तलाश में आए। लेकिन वह किस पर भरोसा कर सकता था? एक गहरी सांस लेते हुए मनोहर बस में चढ़ गया। सूटकेस उसकी टांगों से टकराता हुआ। कंडक्टर ने उसे देखा। उसके हाथ में टिकट को बिना ध्यान दिए ही आधा कर दिया। अपने लिए एक सीट खोजो, उसने एक जोर की आह भरी। हम अब जाने वाले हैं। मनोहर गलियारे में स्टंबल्ड करते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखें छिपने के लिए जगह खोज रही थीं। बस लगभग भरी हुई थी, ज्यादातर थके हुए यात्रियों और कुछ युवा जोड़ों के साथ जो अपनी फुसफुसाहटों को कम रखने की कोशिश कर रहे थे। उसने पीछे की ओर एक सीट देखी
एक सोते हुए आदमी के बगल में, जिसकी मोटी दाढ़ी थी और ऊनी टोपी उसकी आंखों पर ढकी हुई थी। आदमी का सीना रिदम में ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी खर्राटों ने चारों ओर का स्थान भर दिया। मनोहर सीट पर फिसल गया, बगल में सो रहे आदमी को बिना परेशान किए। उसने सूटकेस को अपनी गोद में रख लिया। उसकी हाथ ताले पर लटक रही थी। उसकी जिज्ञासा एक मरते हुए आग के अंगारों की तरह जल रही थी। बस ने गति पकड़ी और डीजल इंजन की गरज तेज हो गई जब उसने स्टेशन से बाहर निकला। जैसे जैसे मील बीतते गए उसकी खोज का वजन बढ़ता गया। पैसे एक बात थे, लेकिन कागज, वे एक पहेली थे जिसे उसे हल करना था। उसने बस में चारों ओर देखा, अपने सहयात्रियों से किसी संदेह का संकेत चेक करते हुए। उसके सामने वाला जोड़ा एक दूसरे की बाहों में खोया हुआ था, दुनिया से बेखबर। एक महिला सामने वाले गलियारे में एक पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। उसकी आंखें बोरियत से भरी हुई थीं। मनोहर ने इंतजार किया जब तक बस शहर के बाहरी इलाके से बाहर नहीं निकल गई और ग्रामीण अंधेरे में समा गई। कंडक्टर कहीं गायब हो गया था, शायद पीछे जाकर सो गया था। बस में केवल एक झिलमिलाती बल्ब की रोशनी थी और कभी कभी आने वाली स्ट्रीट लाइट जो अंधकार को चीरती थी। ट्रेम्बलिंग हाथों से उसने सूटकेस का ताला खोला और धीरे से ढक्कन उठाया। पहली चीज जो उसने देखी वह थी पैसे की एक गड्डी, नोट ताजा और नए, जो हल्का स्याही की गंध दे रहे थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें थम गईं। लेकिन पैसे का रोमांच लंबे समय तक नहीं रहा जब उसने महसूस किया कि असली खजाना उसके नीचे रखे कागजों का ढेर है। उसने उन्हें बाहर निकाला। उसकी आंखें दस्तावेजों पर दौड़ रही थीं, नामों और आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हुए। वे अंग्रेजी में थे, एक ऐसी भाषा जिसे वह मुश्किल से पढ़ सकता था, लेकिन वह इतना जानता था कि वे महत्वपूर्ण थे। अचानक बस झटका खाई जिससे कागज उड़ गए। उसके बगल में सो रहा आदमी चौंक गया। उसकी दाढ़ी चिढ़ के साथ खड़ी हो गई। मनोहर का दिल एक पल के लिए थम गया, लेकिन आदमी की आंखें बंद रहीं और उसकी खर्राटे और भी तेज हो गए। उसने सावधानी से बिखरे हुए कागजों को इकट्ठा किया। अब उसका दिल और तेजी से धड़क रहा था। उसने किस चीज पर हाथ डाल लिया था, और जब असली मालिक इसे ढूंढने आएगा तो क्या होगा? बस आगे बढ़ती रही। आगे का रास्ता अंधेरे का एक मोड़ता हुआ रिबन था। मनोहर जानता था कि वह यहां बैठकर कुछ नहीं कर सकता। उसे सूटकेस की सामग्री को समझना था और यह तय करना था कि आगे क्या करना है। दांव अब ऊंचा था और वह अब एक ऐसे खेल में था जो उसकी समझ से बाहर था। सूटकेस अपनी गोद में रखे हुए और ओवरहेड बल्ब की मंद रोशनी से अजीब शैडोज बनते हुए मनोहर ने पहेली को सुलझाना शुरू किया। कागजों का एक जंजाल था जिसमें अनुबंध, बैंक स्टेटमेंट और जो कुछ शिपिंग इनवॉइस जैसी चीजें थीं। उसकी आंखें अनजान शब्दों की पंक्तियों को स्कैन कर रही थीं, कुछ ऐसा खोजते हुए जो समझ में आए। एकमात्र चीज जो ध्यान खींच रही थी वह नाम था विक्रम चौहान, जो एक दस्तावेज के शीर्ष पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। बस ने एक और गड्ढे को पार किया जिससे सूटकेस गलियारे में सरक गया। उसके बगल में सो रहा आदमी एक झटके से जाग गया। क्या? उसने शुरू किया। उसकी आंखें मनोहर और खुले सूटकेस पर केंद्रित हुईं। घबराहट मनोहर पर छा गई, क्योंकि उस आदमी की आंखें समझ में आने वाली थीं। मनोहर के प्रतिक्रिया देने से पहले वह आदमी सूटकेस की ओर झपटा, उसकी हाथ स्ट्रैप को पकड़ लिया। यह मेरा है, उसने गरजते हुए कहा। उसकी दाढ़ी गुस्से से खड़ी हो गई। तूने क्या किया? यात्री हिल गए, कुछ स्टार्टल्ड नजरों से जाग गए, जबकि दूसरों ने विकृत आकर्षण के साथ देखा। कंडक्टर पीछे से भागता हुआ आया। उसकी आंखें उस दृश्य पर संकीर्ण हो गईं। यहां क्या हो रहा है? उसने पूछा। मनोहर का दिमाग दौड़ रहा था। वह सच कह सकता था और उस आदमी के गुस्से का जोखिम उठा सकता था, या झूठ बोलकर इस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता था। मैंने इसे बस स्टॉप पर पाया, उसने हकलाते हुए कहा। यह बस वहां पड़ा था। विक्रम चौहान, क्योंकि यही नाम था उस दाढ़ी वाले आदमी का, ने एक पल के लिए भी इसे नहीं माना। तूने इसे चुराया है, चोर, उसने गरजते हुए कहा, सूटकेस पर अपनी पकड़ को कसते हुए। कंडक्टर बीच में आया, कोशिश करते हुए। चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। उसने सूटकेस की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही ढक्कन उठाया गया, पैसे की गड्डी सामने आई, साथ ही आरोपित दस्तावेज भी।
बस चुप हो गई। सभी की नजरें सूटकेस और दो पुरुषों के बीच खींचतान पर थीं। तनाव बढ़ने लगा जैसे कंडक्टर ने ऊपर का कागज बाहर निकाला। उसकी आंखें उसे जल्दी से स्कैन कर रही थीं, फिर मनोहर की ओर देख रही थीं, जिसमें संदेह और जिज्ञासा का मिश्रण था। यहां क्या चल रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। मनोहर ने महसूस किया कि फंदा उसके गले में कस रहा है। मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा है, उसने निराशा से कहा। मैं तो बस सही काम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चौहान सुन नहीं रहा था। उसका चेहरा लाल से बैंगनी हो गया था और उसके मुंह से थूक उड़ रहा था, जैसे वह इंजन की गरज पर चिल्ला रहा था। मुझे यह वापस चाहिए और मुझे अभी चाहिए। कंडक्टर ने एक हाथ उठाया। उसकी आंखें अब भी कागज पर थीं। चलो इसे शांति से सुलझाते हैं सज्जनों। लेकिन वह भी डगमगा रहा था। मनोहर ने महसूस किया कि उसके पास सच्चाई बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और उस रहस्यमय सूटकेस की कहानी बताना शुरू किया, जो उसकी गोद में गिरा था और जिस अजीब मोड़ ने उसकी जिंदगी को एक शाम में बदल दिया था। बस की यात्रा अब एक तनावपूर्ण गतिरोध में बदल चुकी थी। सूटकेस आरोपों और डर का एक मौन लेकिन शक्तिशाली प्रतीक बन गया था, जो दोनों पुरुषों के चारों ओर घूम रहा था। अन्य यात्री अपने सीटों में पीछे हट गए, उन्हें एक विस्तृत स्थान देते हुए। कंडक्टर अब पूरी तरह से जाग चुका था। मनोहर की खोज सुन रहा था। उसकी आंखें कागजों से मनोहर के पसीने से सने चेहरे पर जा रही थीं। और तुम कह रहे हो कि तुमने इसे बस स्टॉप पर पाया? उसने पूछा। उसकी आवाज में संदेह था। मनोहर ने जोर से सिर हिलाया। हां, मैं अपनी मां की जान की कसम खाता हूं। चौहान की सूटकेस की स्ट्रैप पर पकड़ ढीली नहीं हुई। यह झूठ है, उसने थूकते हुए कहा। यह उसके साथ है। कंडक्टर ने कागज को अपने नाम के साथ उठाया। यह सब क्या है श्री चौहान? यह कुछ नहीं है, चौहान ने हकलाते हुए कहा। उसकी हिम्मत ढीली होती जा रही थी। बस कुछ व्यक्तिगत कागज हैं। व्यक्तिगत कागज आमतौर पर इस मात्रा में पैसे के साथ नहीं आते, कंडक्टर ने कहा। उसकी आवाज अब सख्त होती जा रही थी। सामने वाले गलियारे में एक महिला ने आवाज उठाई। रुको, हम अगले स्टॉप पर उतरकर इसे सुलझा लेते हैं, उसने सुझाव दिया। उसकी आंखें मनोहर और चौहान के बीच घूम रही थीं। हमारे पास बस पर इस तरह का दृश्य नहीं होना चाहिए। कंडक्टर ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। हम अगले शहर के करीब हैं। मैं स्थानीय पुलिस को स्टेशन पर आने के लिए कहूंगा। मनोहर का पेट मुड़ गया। पुलिस सिर्फ चीजों को और खराब करेगी। उसे तुरंत कार्रवाई करनी थी। नहीं नहीं, रुको, उसने कहा। उसकी आवाज बढ़ रही थी। पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे खुद सुलझा सकते हैं। लेकिन चौहान माफ करने के मूड में नहीं था। मुझे मेरा सूटकेस चाहिए, उसने गरजते हुए कहा, इसे अपनी ओर खींचते हुए। और मुझे अभी चाहिए। बस फिर से झटका खाई और इस बार सूटकेस दोनों की पकड़ से फिसल गया। इसके अंदर की सामग्री गंदे फर्श पर गिर गई। पैसे जैसे हवा में उड़ते पत्तों की तरह बिखर गए, जबकि कागजें खिड़की से आती हवा में नाचने लगे। यात्रियों ने चौंकते हुए सांस ली और कुछ नोटों को उठाने के लिए झुक गए। उनकी आंखों में लालच झलक रहा था। मनोहर सूटकेस की ओर लपका। उसकी हाथ स्ट्रैप पर तब बंद हुई जब बस एक जोरदार ब्रेक के साथ रुक गई। दरवाजा खुला और कंडक्टर रात में बाहर निकल आया। उसकी रेडियो क्रैकिंग कर रही थी। पहले बोलने वाली महिला ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। बस स्टेशन पीले रोशनी और छायाओं का एक धुंधला दृश्य था, जैसे यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर रहे थे। यहां की हवा ठंडी थी, जो बस की गर्मी से राहत दे रही थी। कंडक्टर फिर से प्रकट हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। हम यहां रुक रहे हैं, उसने घोषणा की। पुलिस जल्दी ही यहां होगी। मनोहर का दिल उसके सीने में धड़क रहा था जब उसने देखा कि यात्री रात में बिखर रहे हैं। उनमें से कुछ चुराए गए पैसे पकड़े हुए हैं। उसे पता था कि अगर उसे अपना नाम साफ करना है और इस स्थिति से अपनी जान बचानी है, तो उसे जल्दी से काम करना होगा। उसने सूटकेस को उठाया, चौहान के विरोध को नजरअंदाज करते हुए, और बस से बाहर दौड़ गया। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे पर जैसे थप्पड़ की तरह लगी, उसे पूरी तरह से जगाते हुए। उसने दो दुकानों के बीच एक संकीर्ण गली देखी और उसमें घुस गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं।
सूटकेस उसके कंधे से टकराता हुआ दौड़ते समय दीवारों से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। चौहान उसके पीछे था। उसके कदम पेवमेंट पर ढोल की तरह गूंज रहे थे। इसे वापस दे चोर, उसने गरजते हुए कहा। मनोहर जानता था कि वह उसे नहीं छोड़ सकता। सूटकेस उसे धीमा कर रहा था। उसे सोचना था। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता खोजना था। वह एक खुली हवा के बाजार में गिर गया, जहां की दुकानें अंधेरी और सुनसान थीं, सिवाय कुछ सोते हुए कुत्तों के। उसने दूर एक फोन बूथ देखा। उसकी रोशनी रात में एक दीपस्तंभ की तरह थी। वह उसकी ओर दौड़ा। चौहान की सांसें उसकी गर्दन पर गर्म थीं। उसने दरवाजा जोर से बंद किया। जैसे ही एक हाथ सूटकेस की ओर बढ़ा, हांफते हुए उसने रिसीवर उठाया और अपनी जेब में सिक्के खोजने लगा। उसकी कांपती हुई हाथ सिक्के एक एक करके गिरने लगे। उनकी खनक जैसे मौत की घंटी थी। उसने एक नंबर डायल किया जो उसे दिल से याद था। लाइन उसके कान में एक जीवन रेखा की तरह बज रही थी। हेलो, एक सोई हुई आवाज आई। ये मैं हूं, मनोहर हांफते हुए बोला। मैं मुसीबत में हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी तरफ उसका दोस्त रमेश जाग गया, तुरंत चौकस। क्या हो रहा है मनु? मैंने बस स्टॉप पर एक सूटकेस पाया, मनोहर ने समझाते हुए कहा। उसकी आवाज दबे स्वर में थी। यह पैसे और महत्वपूर्ण कागजों से भरा है। मालिक बस में है और उसे लगता है कि मैंने इसे चुराया है। तुम कहां हो? रमेश की आवाज तेज हो गई। नींद की धुंध गायब हो गई। हम किसी शहर में रुके हैं, पुलिस आ रही है। रुको, रमेश ने कहा। कुछ मत कहना, मैं आ रहा हूं। लाइन कट गई और मनोहर फोन बूथ के खिलाफ लीन हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यात्री धीरे धीरे बिखर गए। चौहान की चीखें दूर होती गईं। सूटकेस उसके पैरों के पास पड़ा था, उस अव्यवस्था की भारी याद दिलाते हुए जिसमें वह फंस गया था। फोन बूथ की रोशनी एक सुकून देने वाली चमक बिखेर रही थी, लेकिन बाहर की परछाइयां खतरनाक तरीके से नाच रही थीं। एक दूर के मोटर की आवाज बढ़ने लगी और अंधकार में एक रोशनी की किरण काटने लगी। मनोहर ने आंखें झपकाईं, वाहन को पहचानने की कोशिश की। यह एक मोटरसाइकिल थी और यह तेजी से आ रही थी। रमेश, उसे यकीन था कि वही था। मोटरसाइकिल ने फोन बूथ के पास आकर जोरदार ब्रेक लिया और रमेश का चेहरा रोशनी में सामने आया। उसकी आंखों में चिंता की लहर थी। तूने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया मनु? रमेश ने कहा। उसकी आवाज कसकर थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूं, मनोहर ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने बस इसे पाया। रमेश ने सूटकेस लिया और चारों ओर देखा। उसकी आंखें जैसे एक कोने में फंसे जानवर की तरह इधर उधर घूम रही थीं। हमें यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि पुलिस आए। वे मोटरसाइकिल पर बैठे। सूटकेस उनके बीच में दबा हुआ था और रात में तेजी से भागने लगे। हवा उनके कपड़ों को उड़ा रही थी जब वे शहर की संकरी गलियों में घूम रहे थे। इंजन की गड़गड़ाहट ने पीछा करने की किसी भी आवाज को दबा दिया, लेकिन मनोहर इस भावना को नहीं हटा सका कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे भीमताल के बाहरी इलाके में रमेश के छोटे अव्यवस्थित फ्लैट पर पहुंचे। सूटकेस उनके बीच जैसे एक बम की घड़ी। कमरा एकल बल्ब से हल्की रोशनी में था, जो समाचार पत्रों के ढेर और आधे खाए गए खाने पर बिखरी हुई थी। इसे खोलो, रमेश ने कहा। उसकी आंखें उत्साह और डर के मिश्रण से चमक रही थीं। मनोहर हिचकिचाया। उसका हाथ ताले पर था। अगर यह खतरनाक हुआ तो? इससे बुरा और क्या हो सकता है जो पहले से हो चुका है? रमेश ने कहा। उसकी आवाज तात्कालिक थी। कांपते हाथों से मनोहर ने सूटकेस खोला। पैसे अभी भी वहां थे। नए नोटों की गंध कमरे में फैल रही थी, लेकिन पैसे के नीचे एक पिस्टल थी, ठंडी और भारी। उसका काला रंग पुराने कपड़े के खिलाफ स्पष्ट था। उसे देखकर मनोहर का खून जम गया। गण उनके बीच में पड़ी थी, एक मौन आरोप। तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? रमेश ने फुसफुसाते हुए कहा। मनोहर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मुझे कोई आइडिया नहीं था। वे एक दूसरे की ओर देखते रहे। स्थिति का वजन उन पर जैसे शारीरिक बल की तरह पड़ रहा था। उन्हें अगला कदम सावधानी से उठाना था। पुलिस उनकी तलाश कर रही होगी और कौन जानता था कि सूटकेस की सामग्री में और कौन रुचि रखता होगा। रमेश ने बंदूक उठाई, इसे अपने हाथ में तौलते हुए। हम यहां बस नहीं बैठ सकते, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। हमें यह पता करना होगा कि यह किसका है
और यह यहां क्यों है? उन्होंने कागजों को ध्यान से पढ़ा। नाम और आंकड़े मनोहर की आंखों के सामने तैर रहे थे। यह सब समझने के लिए बहुत ज्यादा था। भ्रष्टाचार और धोखे का एक ऐसा जाल जो उनके छोटे से शहर से बहुत आगे फैला हुआ था। जैसे जैसे रात बढ़ी, उन्होंने एक योजना बनाई। वे सूटकेस को उस एक व्यक्ति के पास ले जाएंगे जिसे वे जानते थे कि वह उन्हें इन खतरनाक पानी में मदद कर सकता है। उनके पुराने स्कूल शिक्षक श्री शर्मा। वह हमेशा पहेलियों को हल करने में निपुण थे और ऊंची जगहों पर उनके संपर्क थे। उन्होंने सूटकेस को पैक किया, इसे रमेश की बाइक के पीछे कंबलों के ढेर के नीचे छिपाते हुए। बारिश की महक हवा में घनी थी। जब उन्होंने निकलना शुरू किया, इंजन की गड़गड़ाहट दूर के गरज के साथ मिलकर सुनाई दे रही थी। श्री शर्मा के घर की यात्रा तनाव से भरी थी। हर सामने आने वाली हेडलाइट ने मनोहर के दिल को उसके गले में ला दिया। लेकिन वे बिना किसी घटना के पहुंच गए। बूढ़े आदमी का घर तूफानी रात में शांति का एक गढ़ था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। सूटकेस उनके बीच एक भारी बोझ के रूप में था। जब श्री शर्मा ने दरवाजा खोला, उनकी आंखें दोनों युवा पुरुषों के दृश्य पर चौड़ी हो गईं, जो हांफते और वाइल्ड आइड थे। क्या है लड़कों? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी। मनोहर ने सूटकेस आगे बढ़ाया। श्री शर्मा ने सूटकेस को सावधानी से लिया। उनकी आंखें उनके चेहरों की खोज में थीं। यह क्या है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में जिज्ञासा और सतर्कता का मिश्रण था। यह जटिल है, मनोहर ने शुरू किया। रहस्यमय सूटकेस की कहानी उसके मुंह से एक धारा की तरह बहने लगी। रमेश ने बस से उनकी भागदौड़, रात भर की चिंतित सवारी और श्री शर्मा से मदद की उम्मीद का विवरण दिया। बूढ़े आदमी ने सुना। उनका चेहरा बिना भाव के था। जब वे समाप्त हुए, उन्होंने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। ताले की क्लिक शांत घर में गूंज गई। उन्होंने सूटकेस को फर्श पर रखा और उन्हें बैठने का इशारा किया। चलो देखते हैं तुमने मुझे क्या लाया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज संतुलित थी। उन्होंने देखा कि श्री शर्मा ने सूटकेस को सावधानी से खोला। उनकी आंखें हर वस्तु को अनुभवी दृष्टि से देख रही थीं। पैसे की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय कागजों पर ध्यान केंद्रित किया। उनका माथा जो गया जब उन्होंने दस्तावेजों को पढ़ा। उनके होंठ खुद से बुदबुदाते हुए। यह गंभीर है, उन्होंने अंत में कहा, पिस्तौल को टेबल पर रखते हुए। बहुत गंभीर। मनोहर ने महसूस किया कि उसका पेट घूम रहा है। हम क्या करें? उसने पूछा, उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाते हुए। श्री शर्मा ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक कठोर संकल्प था। पहले हमें यह समझना होगा कि हम किससे निपट रहे हैं। यह कागज एक पहेली है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ टुकड़े पता है। मुझे थोड़ा समय दो और मैं कुछ फोन कॉल करूंगा। वे चुपचाप बैठे रहे। दीवार पर घड़ी की टिक टिक उनकी सुनाई दे रही थी। बारिश शुरू हो गई थी। खिड़कियों पर बूंदें जैसे 100 छोटे ढोल की थाप बजा रही थीं। हर बूंद उनकी तेज धड़कन की लय की गूंज लग रही थी। जैसे ही सुबह का उजाला आया, श्री शर्मा अपने अध्ययन से बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। इन कागजों पर नाम विक्रम चौहान वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक स्थानीय व्यवसायी है जिसकी रंगीन इतिहास है। और पिस्तौल। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। उनकी नजरें हथियार पर टिक गईं। इसका क्या मतलब है? रमेश ने पूछा। उसकी आवाज कसी हुई थी। इसका मतलब है कि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, श्री शर्मा ने कहा। कम से कम अभी तो नहीं। हमें पता लगाना होगा कि असल में कौन इसकी तलाश कर रहा है और क्यों। मनोहर को माथे पर ठंडी हान महसूस हुआ। अगर वे हमें पहले ही खोज लें। श्री शर्मा का चेहरा नरम पड़ा। तुमने सही किया कि मेरे पास आए। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा और सीखना होगा, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। अगले कुछ दिन फुसफुसाहटों और चुराई हुई नजरों में बीते। वे रमेश के फ्लैट में छिपे रहे। सूटकेस कपड़ों के ढेर के नीचे दबा हुआ था। श्री शर्मा के पास भीमताल की सीमाओं से बहुत आगे के संपर्क थे और उन्होंने पहेली को सुलझाने के लिए टायरलेसली काम किया। वे सब कुछ को लेकर तनाव में थे, यह जानने के लिए कि उन्होंने किस चीज का सामना किया है। बारिश रुक गई थी, लेकिन दिन की दमघोंटू गर्मी ने तनाव को कम नहीं किया। वे बारी बारी से समाचार देखते रहे, किसी भी संकेत की तलाश करते रहे जो उन्हें सूटकेस के मालिक या पीछा करने के कारण के बारे में जानकारी दे सके।
फिर एक शाम जब परछाइयां लंबी होने लगीं, श्री शर्मा ने फोन किया। उनकी आवाज धीमी और तात्कालिक थी। मैंने कुछ पाया है, उन्होंने कहा। बस स्टैंड के पास चाय की दुकान पर मुझसे मिलो। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी स्थिति का बोझ उन पर आ गिरा। यह संगीत का सामना करने का समय था और उन्हें नहीं पता था कि वह क्या सुर बजेगा। चाय की दुकान सुनसान थी। मालिक कई घंटे पहले ही दुकान बंद कर चुका था। सिर्फ एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट से रोशनी आ रही थी, जिसकी मंद रोशनी में परछाइयां हवा में नाच रही थीं। श्री शर्मा पहले से ही वहां थे। उनके हाथ में कुछ कागजों का बंडल था और उनकी आंखों में गंभीरता थी। क्या है ये? मनोहर ने धीरे से पूछा। श्री शर्मा ने कागजों को उठाया। ये लेन देन की सूची है, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। ऐसा लगता है कि श्री चौहान एक बहुत शक्तिशाली आदमी के लिए पैसे का हेर फेर कर रहे थे, और ये दस्तावेज, उन्होंने अनुबंधों पर उंगली रखी, इसके सबूत हैं। हवा तेज हो गई, हाल की बारिश की महक साथ लेती हुई। हमें इसे सही लोगों तक पहुंचाना होगा, श्री शर्मा ने कहा। लेकिन हम इसे सीधे सीधे नहीं सौंप सकते, इससे हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। रमेश ने पिस्तौल की ओर देखते हुए पूछा। पुलिस का क्या? श्री शर्मा ने सिर हिलाया। भ्रष्ट हैं, चौहान की जेब में है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चुप्पी छा गई। सिर्फ दूर से आती कार के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर श्री शर्मा ने फिर से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज दृढ़ थी। हमें प्रेस के पास जाना होगा, सिर्फ वही हमारी रक्षा कर सकते हैं और इसे दुनिया के सामने ला सकते हैं। उन्होंने रात भर तैयारी की। कागजों की फोटोकॉपी करवाई गई। पिस्तौल को प्लास्टिक में लपेटकर बाइक के सैडल बैग में छिपा दिया गया। जब सुबह की पहली रोशनी आकाश पर फैली तो उनका प्लान तैयार था। वे रमेश की बाइक पर निकल पड़े। सूटकेस को पीछे कसकर बांध दिया गया था। हवा ठंडी थी। शहर अब भी सो रहा था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। सुनसान सड़कों पर लंबी परछाइयां डालते हुए जब वे अखबार के दफ्तर की ओर बढ़े। अखबार का दफ्तर हलचल से भरा था। रिपोर्टर और संपादक चिल्ला रहे थे और तेजी से टाइप कर रहे थे। उन्होंने संपादक को ढूंढा, एक मोटा आदमी जिसकी घनी मूंछें थीं, और उसे कागज दिखाए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया। यह कई बड़े लोगों को गिरा सकता है, उसने धीमी आवाज में कहा। हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। उसने कुछ फोन किए। हर एक के साथ उसकी अभिव्यक्ति और गंभीर होती गई। आखिरकार उसने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। मैं यह खबर छापूंगा, उसने कहा, लेकिन तुम्हें तब तक गायब रहना होगा जब तक हालात ठीक ना हो जाएं। मुझे तुम्हारे संपर्क विवरण दो, मैं तुम्हें सूचित करूंगा। वे दफ्तर से बाहर निकले, राहत और डर का मिश्रण महसूस करते हुए। उन्होंने अपना काम कर दिया था, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हो रही थी। सूटकेस और उसके अंदर की सामग्री उनकी जिम्मेदारी बन गई थी और उन्हें नहीं पता था कि वे इससे कभी मुक्त हो पाएंगे या नहीं। दिन हफ्तों में बदल गए और कहानी अखबारों में छा गई। चौहान का नाम अखबार के पहले पन्नों पर छप रहा था और शहर में घोटाले की फुसफुसाहट गूंज रही थी। मनोहर और रमेश ने खुद को छुपाए रखा, धूल के बैठने का इंतजार करते हुए। एक शाम फ्लैट का फोन बजा। उसकी तीखी आवाज ने शांति को चीर दिया। मनोहर ने फोन उठाया। उसका दिल धड़क रहा था। वह संपादक था। सब हो गया है, उसने कहा। कहानी बाहर आ चुकी है, अब तुम वापस आ सकते हो। वे छिपने से बाहर निकले। सूटकेस और उसके रहस्यों का बोझ आखिरकार उनके कंधों से उतर गया था। लेकिन जब वे फिर से बाहर निकले, मनोहर को यह एहसास हो रहा था कि उन्होंने भीमताल की काली सच्चाई का केवल एक हिस्सा ही देखा था। और जब वे बस स्टैंड के पास पहुंचे तो वहां की खाली जगह, जहां कभी स्वीट ड्रीम्स होटल हुआ करता था, उनके रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा गई। उसी रात जब उन्होंने सूटकेस पाया था, होटल एक संदिग्ध आग में जलकर खाक हो गया था। दिल्ली जाने वाली बस आकर रुकी। उसका इंजन एक शिकारी की तरह गुर्राता हुआ, जैसे उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। वे बस में चढ़ गए। सूटकेस उनके बीच में रखा था। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन रास्ता अब साफ था। वे तूफान से बच गए थे, लेकिन यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। दिल्ली का सफर तनाव से भरा हुआ था। हर कदम पर सूटकेस की भारी उपस्थिति उनके सिर पर मंडराती रही। वे बस की पिछली सीट पर बैठे थे,
दस्तावेज और पिस्तौल एक खामोश धमकी की तरह, जो या तो उन्हें बचा सकते थे या तबाह कर सकते थे। शहर का विशाल आकाश रेखा करीब आता जा रहा था। उसकी रोशनी उम्मीद और डर का मिश्रण थी। दिल्ली पहुंचने के बाद वे अखबार के दफ्तर की ओर बढ़े। सूटकेस हर कदम के साथ और भारी महसूस हो रहा था। शहर एक भूल भुलैया की तरह था, जो भीमताल की नींद भरी गलियों से बिल्कुल अलग था। वे इस माहौल में अनजान थे, लेकिन अगर उन्हें बचना था तो इस खेल में उन्हें खुद को टिकाए रखना था। संपादक की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने अपनी कहानी बताई। सूटकेस मेज पर रखा गया। पैसे और पिस्तौल जैसे किसी युद्ध की ट्रॉफी की तरह सामने रखे गए, एक ऐसे युद्ध में जो उन्होंने खुद नहीं चुना था। दफ्तर में हलचल का माहौल था। स्याही और कागज की गंध एक कड़वी याद दिला रही थी कि उन्होंने कितनी बड़ी ताकत को उजागर कर दिया है। पहला लेख अखबार में छपा और भीमताल शहर हिल गया। चौहान का नाम हर किसी की जुबान पर था। उसके गुनाहों की फुसफुसाहट अब एक गूंजती हुई चीख बन गई थी। दोनों दोस्त दिल्ली के होटल के कमरे में सुरक्षित बैठे टीवी पर वो अफरा तफरी देख रहे थे जो उन्होंने अनजाने में शुरू कर दी थी। लेकिन उनकी जीत लंबे समय तक नहीं टिक पाई। फोन की घंटी बजी और एक ठंडी सर्द आवाज कमरे में गूंज उठी। तुम समझते हो कि तुम बहुत होशियार हो, है ना? आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तुमने अभी सिर्फ शुरुआत की है यह समझने की कि तुमने क्या कर दिया है। लाइन कट गई और कमरे में सन्नाटा पसर गया। खेल अब बदल चुका था। दांव और भी बड़े हो गए थे। वे एक ऐसी साजिश के मोहरे बन चुके थे जिसे अंधेरे में खेला जा रहा था, और उनकी अगली चाल सबसे अहम थी। उन्हें एक कदम आगे रहना था, वरना वे अपने ही खोजे गए सच के बोझ तले कुचल दिए जाते। कहानी बाहर आ चुकी थी, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। वे एक दूसरे की ओर मुड़े। डर और दृढ़ संकल्प उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। हम अब भीमताल नहीं लौट सकते, रमेश ने कहा। उसकी आवाज में ठोस निश्चय था। जब तक यह खत्म नहीं हो जाता तब तक नहीं। मनोहर ने सिर हिलाया। अब उन्हें सच्चाई उजागर करनी थी और उस व्यक्ति को गिराना था जिसने उन्हें इस खतरनाक यात्रा पर भेजा था। उन्हें अपने लिए सुरक्षित रास्ता ढूंढना था। अगले दिन वे एक खोजी पत्रकार से मिले, जिसका नाम था कि वह ताकतवर लोगों को बेनकाब करने में माहिर थी। उसकी नजरें तेज थीं। जब वह उनकी कहानी सुन रही थी, उसका चेहरा भावहीन था। जब वे अपनी बात पूरी कर चुके तो वह कुर्सी पर पीछे झुक गई, अपने दांतों से पेन को हल्का सा घुमाते हुए। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे लड़ रहे हो, उसने आखिरकार कहा। लेकिन मुझे पता है और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसकी मदद से उन्होंने चौहान के साम्राज्य की परतों को खोलना शुरू किया। उन्होंने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का एक ऐसा जाल खोजा जो भीमताल की धूल भरी गलियों से कहीं दूर तक फैला हुआ था। वे उन लोगों से मिले जो चौहान के अंधेरे रहस्यों के बारे में जानते थे। सिर्फ फुसफुसाहटों में बात करने वाले मुखबिर और पूर्व कर्मचारी, जो एक ऐसे आदमी के बारे में बता रहे थे जो अपने राज को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दिन बीतते गए और धमकियां बढ़ने लगीं। उनके होटल के कमरे पर नजर रखी जा रही थी। उनके हर कदम पर किसी की नजर थी। उन्हें जल्द से जल्द कदम उठाना था, इससे पहले कि जाल पूरी तरह से उन पर कस जाए। पत्रकार की मदद से उन्होंने पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए, जिससे कहानी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सके। जिस दिन लेख प्रकाशित हुआ, वे एक छोटे से कैफे में बैठे थे। उनकी निगाहें उनके फोन की स्क्रीन पर जमी थीं। प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आश्चर्य, गुस्सा और डर का मिश्रण। उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते में छड़ी डाल दी थी और अब उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना था। हंगामा तेज हो गया। फुसफुसाहटें चिल्लाहटों में बदल गईं। चौहान फरार हो गया। उसका साम्राज्य ध्वस्त होने लगा। लेकिन वह व्यक्ति जिसने उन्हें ठंडी आवाज में धमकी दी थी, उसका नाम लेख में नहीं आया था। वह अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। उन्हें उसे खोजना था, उसे न्याय के कटघरे में लाना था। लेकिन वह कौन था और इतने ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ खड़े होने का उनके पास क्या मौका था? वे दो आम आदमी थे जो एक सूटकेस में बंद राज लेकर चले थे और अब वे एक घातक खेल के खिलाड़ी बन गए थे। पत्रकार के पास अपने स्रोत थे और उन्होंने और गहराई से खोदना शुरू किया।
हर लीड के साथ रास्ता ठंडा होता जा रहा था, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वे बहुत दूर आ चुके थे, बहुत कुछ दांव पर लगा चुके थे। वह नाम जिसे वे ढूंढ रहे थे वह किसी भूत की तरह था, सिर्फ अंधेरी गलियों में और छिपी हुई बातचीतों में फुसफुसाया गया। और फिर एक शाम, जब शहर की रोशनी बारिश की आशा में टिमटिमा रही थी, उन्हें वह नाम मिल गया। वह नाम जिसने सभी कड़ियों को जोड़ दिया, वह आदमी जो शुरू से ही हर चीज की डोर पकड़कर बैठा था। यह सच्चाई उन पर किसी भारी चोट की तरह गिरी, जिससे वे हिल गए। उनके सामने एक विकल्प था, उसे बेनकाब करें और सब कुछ खतरे में डाल दें, या सब छोड़कर शांति से जीने की उम्मीद करें। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने पत्रकार के संकेत का इंतजार किया। सच को सामने लाने का समय आ गया था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। लेख विस्फोटक था और इसका केंद्र वह नाम था जिसने देश को हिलाकर रख दिया। जिस आदमी को वे खोज रहे थे वह सिर्फ एक स्थानीय व्यापारी नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली नेता था जिसके हाथ हर जगह थे। भीमताल का छोटा सा शहर उसके विशाल भ्रष्ट साम्राज्य का एक छोटा हिस्सा मात्र था। प्रतिक्रिया त्वरित थी, उन्हें छिपने की जरूरत पड़ गई। उनके नाम और चेहरे वांछित पोस्टरों पर छप गए थे, लेकिन उन्होंने जो करने का वादा किया था वह कर दिखाया था। उन्होंने एक राक्षस को सबके सामने ला दिया था। खोज अब भी जारी थी। इस बार कानून की पूरी ताकत उनके साथ थी। वे अब सिर्फ दो दोस्त नहीं थे जो चोरी हुए सूटकेस के साथ निकले थे। वे कुछ के लिए नायक बन चुके थे और कुछ के लिए गद्दार। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी, यहां तक कि वह लगभग गायब हो गई थी। जैसे जैसे महीने सालों में बदल गए, मामला ठंडा हो गया और रास्ता धुंधला होने लगा। लेकिन उन्होंने उस रात को कभी नहीं भुलाया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। एक शाम, जब वे एक तंग मध्यम रोशनी वाले सुरक्षित ठिकाने में बैठे थे, पत्रकार का फोन आया। हमने उसे पकड़ लिया है, उसकी आवाज उत्तेजना से भरी थी। अब हमारे पास उसे गिराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। वे इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सालों के छिपने और डर के साथ जीने के बाद अंत अब नजदीक था। लेकिन जैसे ही वे निकलने की तैयारी करने लगे, दरवाजे पर दस्तक ने उनके दिल की धड़कनें तेज कर दी। वे इंतजार करते रहे। कमरे में तनाव का माहौल था। पत्रकार ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ठोस निश्चय झलक रहा था। तुम दोनों यहीं रहो, उसने कहा। मैं बाहर जाकर बात करती हूं। लेकिन दरवाजे के दूसरी ओर पुलिस नहीं थी। यह चौहान था। उसकी आंखें पागलपन से भरी हुईं, उसकी दाढ़ी बेतरतीब। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? वह गरजा। यह अभी खत्म नहीं हुआ। पत्रकार एक तरफ हट गई और सशस्त्र पुरुषों की एक टीम सामने आई। यह तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है, उसने शांति से कहा। कमरे में अफरा तफरी मच गई। बंदूक की गोलियों की आवाज संकरी गली में गूंजने लगी। चौहान को घसीटकर बाहर ले जाया गया। वह चिल्ला रहा था और लातें मार रहा था। पत्रकार ने उनकी ओर एक कठोर मुस्कान के साथ देखा। अब तुम सुरक्षित हो, उसने कहा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मुकदमा एक तमाशा था। अदालत में रिपोर्टर और दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई थी। चौहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसका साम्राज्य तहस नहस हो गया। जिस नेता की वह सेवा कर रहा था वह बेनकाब हो गया। उसका करियर बर्बाद हो गया। लेकिन जब फैसला सुनाया जा रहा था, मनोहर के दिल में एक शंका की लहर दौड़ गई। फोन कॉल करने वाला रहस्यमय व्यक्ति अब भी पकड़ा नहीं गया था। पत्रकार गायब हो गई थी। उसका मिशन पूरा हो चुका था और अब वे अपनी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने लगे। वे भीमताल लौट आए, लेकिन वह सूटकेस अब उनके चुने हुए रास्ते का एक गंभीर प्रतीक बन गया था। शहर हमेशा के लिए बदल चुका था, उस तूफान से जो उन्होंने पैदा किया था। स्वीट ड्रीम्स होटल फिर से बन गया था। उसकी चमकदार बाहरी दीवारें उन यादों के विपरीत थीं जो उसमें छिपी थीं। वे बाहर खड़े थे और रात की हवा में बारिश की खुशबू फैली हुई थी। हमने सही किया, रमेश ने धीरे से कहा। मनोहर ने सिर हिलाया, लेकिन वह जानता था कि सही रास्ता कभी आसान नहीं होता। उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन एक दूसरे में कुछ पा भी लिया था। एक ऐसा बंधन जो आग में तप कर बना था। जैसे ही वे चलने के लिए मुड़े, होटल की रोशनी झपकी और जमीन पर अजीब से साए पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो अतीत उन्हें याद दिला रहा हो
कि वह कभी पूरी तरह से चला नहीं था और उनकी यात्रा के भूत हमेशा उनके साथ रहेंगे। सालों बाद मनोहर बस स्टैंड पर एक बेंच पर बैठा था और 10 बजे की दिल्ली एक्सप्रेस को आता देख रहा था। सूटकेस अब एक दूर की याद बन चुका था, लेकिन उसने जो सबक सिखाए थे वे अब भी उसके मन में गहरे बसे हुए थे। उसने सच्चाई की कीमत और रहस्यों का भार सीखा था। एक युवा जोड़ा उसके बगल में बैठा था, अंधेरे में फुसफुसा रहा था। मनोहर सोचने लगा, क्या वे भी किसी ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी? क्या किस्मत उनके लिए भी कोई ऐसा सूटकेस तैयार कर रही थी जिसमें चौंकाने वाले राज छिपे हों? इंजन की गड़गड़ाहट गूंजी और बस रात के अंधेरे में समा गई। मनोहर उठा और अपनी पैंट से धूल झाड़ी। अब घर जाने का समय आ गया था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो बेज रंग का रेनकोट पहने हुए था और उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ था। मनोहर का दिल जोर से धड़कने लगा। बारिश की बूंदों में भीगते हुए रेनकोट पहने आदमी दूर से उन्हें देखता रहा। उसकी नजरें उनके चेहरों से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। वह जानता था कि वे कौन हैं और वे जानते थे कि वह वहां है। पत्रकार ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि और भी लोग होंगे जो उनकी एक्सपोज से बच निकले थे। उन्हें अब बेहद सतर्क रहना था। उन्होंने फैसला किया कि कुछ समय के लिए शांत रहना ही बेहतर होगा। वे एक स्थानीय गैरेज में काम ढूंढने में कामयाब रहे, जहां वे बाइक्स और कारें ठीक करने लगे। हर वक्त उनका सिर झुका रहता था, लेकिन जब भी इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती या दरवाजे की चरमराहट, उनकी निगाहें अनायास ही पीछे मुड़ जाती। एक रात जब वे गैरेज बंद कर रहे थे, फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ पत्रकार थी। उसकी आवाज बेहद चिंतित लग रही थी। तुम्हें तुरंत निकलना होगा, उसने कहा। अभी। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वे उसकी अंतर्दृष्टि पर अब पूरा भरोसा करने लगे थे। उन्होंने अपने बैग पैक किए और निकल पड़े। रमेश की बाइक का इंजन सुनसान सड़कों पर गूंज रहा था। रात काली थी और उसमें अनगिनत रहस्य छिपे थे, ठीक वैसे ही जैसे उस सूटकेस में थे जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। आगे का सफर खतरों से भरा हुआ था, लेकिन अब वे वापस नहीं जा सकते थे। वे रात के अंधेरे में दौड़ पड़े। हवा उनके चेहरे पर तेजी से टकरा रही थी। सूटकेस और उसमें छिपे भूत उन्हें हर पल याद दिला रहे थे कि सच्चाई की कीमत क्या होती है। फिर से एक दौड़ शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार उनके पास बढ़त थी। वे शहर के बाहरी इलाकों में घूमते रहे, गड्ढों और आवारा जानवरों से बचते हुए, और भीमताल की रोशनियां धीरे धीरे पीछे छूटने लगीं। उनके मन में एक जगह थी जहां उन्हें यकीन था कि वे सुरक्षित रह सकते हैं, या कम से कम वे यही उम्मीद कर रहे थे। बारिश शुरू हो गई थी। पहले हल्की बूंदाबांदी, फिर एक तेज बारिश में बदल गई। सूटकेस पूरी तरह भीग चुका था और सैडल बैग में रखी बंदूक ठंडी और गीली हो गई थी। उन्हें जल्द से जल्द कोई शरण ढूंढनी थी। वे एक सड़क किनारे ढाबे पर रुके, जहां की गर्म रोशनी भीगे रास्ते पर फैल रही थी। अंदर उन्होंने एक कोने की सीट पर शरण ली और गर्म चाय और समोसे मंगवाए, ताकि ठंड से कांपते हुए उनके शरीर को कुछ राहत मिले। कोने में टीवी झिलमिलाया और खबरों में उस आदमी की धुंधली तस्वीर दिखाई दी जिसे वे कभी दोबारा देखना नहीं चाहते थे। पत्रकार की आवाज गंभीर थी जब उसने रिपोर्ट दी, भीमताल घोटाले के पीछे का मास्टरमाइंड अब भी फरार है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी हालत की गंभीरता अब पूरी तरह उनके सामने थी। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत दो दोस्तों के रूप में की थी, और अब वे भगोड़े थे। उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए उस अंधेरी दुनिया से जुड़ गई थीं जिसे उन्होंने बेनकाब किया था। लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था, और फिलहाल यही काफी था। वे तूफान के थमने का इंतजार करते रहे। उनकी नजरें टीवी पर टिकी रहीं। पत्रकार की आवाज तेज हो गई। उसकी चिंता की गूंज अब भी साफ सुनाई दे रही थी। हम उसके करीब हैं, उसने कहा। सुरक्षित रहो। नई दृढ़ता के साथ वे फिर से बाइक पर चढ़े और रात के अंधेरे में गायब हो गए। सूटकेस उनके बीच में एक मूक गवाह की तरह था, उन लड़ाइयों का जो उन्होंने लड़ी थीं और उन लड़ाइयों का जो अभी बाकी थीं। सड़क सांप की तरह बल खा रही थी, पहाड़ों के बीच से मुड़ते घूमते हुए। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उनके पीछे पड़ने वाले लोगों की सांसें उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं।
लेकिन उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया जब तक कि सुबह की पहली किरणें क्षितिज पर नहीं फूट पड़ी। वे सीमा तक पहुंच गए थे, वह रेखा जो उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य की सुरक्षा की ओर ले जाती। चेक पॉइंट उनके सामने खड़ा था, एक ऐसा दरवाजा जो उन्हें आजादी की तरफ ले जा सकता था, या फिर एक ऐसा जाल हो सकता था जो उन पर कभी भी कस सकता था। जैसे ही वे चेक पॉइंट की ओर बढ़े, उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। सूटकेस पहले से भी भारी लगने लगा था। गार्ड ने उन्हें देखा, उसकी नजरें गीले बैग पर टिक गईं। कहां जा रहे हो? उसने उदासीन स्वर में पूछा। बस यूं ही सफर कर रहे हैं, मनोहर ने शांत स्वर में जवाब दिया। उसने उनके नकली आईडी कार्ड गार्ड को सौंपे और मन ही मन दुआ की कि वे सही साबित हों। गार्ड ने उन्हें मुश्किल से देखा, फिर हाथ हिलाकर जाने दिया। जैसे ही वे भीमताल से दूर जा रहे थे, सूरज उग रहा था और उसकी सुनहरी किरणें चारों ओर फैली हुई थीं। वे जिंदा बचकर निकल गए थे, लेकिन सूटकेस और उसके अंदर छिपे राज अब भी उनके हर कदम पर एक साया बनकर मंडरा रहे थे। पत्रकार के शब्द अब भी उनके कानों में गूंज रहे थे, कहानी यहां खत्म नहीं होती। और यह सच था, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें असली मास्टरमाइंड को न्याय के कटघरे में लाना था, ताकि उनके किए गए बलिदान व्यर्थ न जाएं। वे राजधानी की ओर बढ़ रहे थे, जहां सत्ता और धोखे का एक विशाल जाल फैला हुआ था। बारिश अब थम चुकी थी और उसकी जगह ठंडी कठोर धूप ने ले ली थी, जो शहर पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। उनके पास कोई सुराग नहीं था, कोई संपर्क नहीं था, बस एक जलता हुआ जुनून था कि वे जो शुरू कर चुके थे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। दिन हफ्तों में बदल गए और वे सरकारी दफ्तरों और अंधेरी गलियों के भूल भुलैया में घूमते रहे, फुसफुसाहटों और अफवाहों के पीछे भागते रहे। वे अब दुबले पतले हो चुके थे, उनके चेहरे कठोर हो गए थे, उनकी आंखें हर समय सतर्क रहती, उनके कदम तेज और चुपचाप होते। सूटकेस अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, एक ऐसा बोझ जो उनकी आत्मा पर भारी था। फिर एक शाम एक धुंधले रोशनी वाले बार में, जो उन लोगों का अड्डा था जो सच्चाई ढूंढ सकते थे, उन्हें एक सुराग मिला, एक नाम, एक जगह, एक समय। आखिरकार उस पहेली का अंतिम टुकड़ा मिल गया था। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। जैसे ही वे उस ठिकाने की ओर बढ़े, सूटकेस अब डर का नहीं बल्कि उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। जैसे ही वे उस साधारण से दिखने वाले भवन के पास पहुंचे, उन्हें शहर की निगाहें अपने ऊपर महसूस होने लगीं। वे अब सिर्फ भीमताल के दो आदमी नहीं थे जिनके पास एक सूटकेस था। वे अब उस रहस्य के वाहक थे जो उस भ्रष्ट साम्राज्य की नींव हिला सकता था जिसे उन्होंने उजागर किया था। हवा में तनाव की गंध थी और मौन उस तूफान की प्रस्तावना था जो अब फटने वाला था। भवन का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर एक धुंधली रोशनी वाली सीढ़ी नजर आई। उन्होंने गहरी सांस ली और चढ़ने लगे। हर कदम उनकी धड़कन की तरह गूंज रहा था। उन्हें पता नहीं था कि ऊपर क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि अब वे पीछे नहीं हट सकते। उनके शहर, उनके परिवारों और उनकी जिंदगियों की किस्मत अब दांव पर लगी थी। सीढ़ियों के ऊपर वे एक छोटे अस्त व्यस्त से ऑफिस में पहुंचे। एक मेज के पीछे एक आदमी बैठा था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें ठंडी और चालाक थीं। उसने उठने की जहमत नहीं उठाई, बस उन्हें बैठने का इशारा किया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने कहा। उसकी आवाज में सांप की सी फुसफुसाहट थी। उस आदमी ने बोलना शुरू किया और उसकी बातें उनके शक की पुष्टि कर रही थीं। जिस राजनेता को उन्होंने गिराया था वह सिर्फ एक प्यादा था, एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा। असली खिलाड़ी तो छाया में छिपा बैठा था और अपने फायदे के लिए घटनाओं को नियंत्रित कर रहा था। सूटकेस और उसमें छिपे दस्तावेज सिर्फ उसके उद्देश्यों को पूरा करने का एक साधन थे। जैसे जैसे उसने अपनी पहुंच और भ्रष्टाचार की गहराई का खुलासा किया, हवा और ठंडी हो गई। उन्हें अपने गले में कसता हुआ फंदा महसूस हो रहा था, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। वे बहुत दूर आ चुके थे, अब डरने का समय नहीं था। उस आदमी ने पीछे हटकर कुर्सी पर आराम किया। उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान थी। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। उसकी आंखें मखौल उड़ाते हुए चमक रही थीं। तुम सोचते हो कि तुम मुझे गिरा सकते हो? मनोहर और रमेश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में वही अडिग संकल्प था। हम यहां बदले के लिए नहीं हैं, रमेश ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी।
हम यहां चीजों को सही करने आए हैं। वह आदमी हंसा और उसकी हंसी ने उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। तुम्हारी हिम्मत ज्यादा है जितनी मैंने सोची थी, उसने कहा, लेकिन तुम मूर्ख भी हो। क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम इस लड़ाई को जीत सकते हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पता था कि उनके खिलाफ हालात थे, लेकिन यह भी जानते थे कि सच्चाई का रास्ता अंत में जरूर सामने आता है। वे उठे, सूटकेस हाथ में लिया और दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वे गलियारे में कदम रखे, पैरों की आवाज तेज हो गई। इमारत अब खाली नहीं थी। यह काले कपड़ों में सजे लोगों से भरी हुई थी। उनके चेहरे उतने ही ठंडे थे जितने उनके नेता के। उन्हें जाल में फंसाया गया था, धोखे से बुलाया गया था। खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि दांव और भी ऊंचे हो गए थे। लेकिन उनके पास सूटकेस था, वह चाबी जो आखिरी राजों को खोल सकती थी, और उसके साथ वे असली दुश्मन को घुटनों पर ला सकते थे। अब एक नई दौड़ शुरू हो चुकी थी। वे तंग गलियों से भागते रहे। सूटकेस उनके पैरों से टकरा रहा था। काले कपड़ों वाले लोग उनके पीछे थे और उनकी परछाइयां ढलते सूरज में लंबी हो रही थीं। उन्हें जल्द ही कुछ सोचना था, इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। और जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, एक योजना उनके मन में बनने लगी। अंधेरे में एक हल्की सी उम्मीद की किरण। भीमताल की कहानी अब भी अधूरी थी।